नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन किया। इस साल में पहली बार ट्रंप ने पुतिन को फ़ोन किया। करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई और इस बातचीत की जानकारी खुद ट्रंप ने जो है वो मीडिया को दी और बाकी जगहों पर को बताया। सवाल ये है कि ट्रंप अचानक ये जो बातचीत शुरू कर रहे हैं उसका कारण क्या है, क्यों उनको अचानक पुतिन की शरण में जाना पड़ा। और अगर आप हाल फिलहाल के जो हालात हैं उसको अगर देखें तो ये बात बहुत आश्चर्यजनक भी नहीं लगती है। ईरान के साथ युद्ध को लेकर ट्रंप अब तक पूरी दुनिया में आलोचना के केंद्र बने हुए हैं, लेकिन अब एक और स्थिति आ रही है। पूरी दुनिया में डीजल, पेट्रोल और गैस का संकट पैदा होने की स्थिति आती जा रही है। कई देशों में अभी से चर्चा है कि गैस की किल्लत है। भारत में भी अनेक शहरों से खबर आ रही है कि गैस की किल्लत है। जो डीलर हैं वो बता रहे हैं कि कमर्शियल गैस देना तो बिल्कुल बंद हो गया है। घरेलू गैस, रसोई गैस जिसको कहते हैं, वो दिया जा रहा है, लेकिन उसके लिए भी लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। कुछ ग्रामीण इलाकों से डीजल की कमी की भी खबर आ रही है, क्योंकि लोगों ने डीजल की होर्डिंग शुरू कर दी है। तो ऐसे में ट्रंप के सामने एक नई मुसीबत तो खड़ी होती ही जा रही है, और वो मुसीबत ये है कि अगर दुनिया में तेल का संकट बढ़ता है और बहुत सारे देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो वो अभी तक जो ट्रंप को लेकर चुप हैं वो चुप रहेंगे या नहीं, या अभी तक जो अमेरिका के दबाव को बर्दाश्त कर रहे हैं वो करेंगे या नहीं करेंगे। जो गल्फ के तेल उत्पादन करने वाले देश हैं उनके सामने भी संकट है। उनके यहाँ उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन उसका निर्यात लगभग ठप है, और उसका कारण ये है कि ईरान से लग करके जो समुद्री मार्ग है, हॉर्मुज जिसका नाम है, वहाँ से टैंकरों ने गुजरना बंद कर दिया है। सिर्फ चीनी टैंकर जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और ये इसलिए नहीं गुजर रहे हैं कि ईरान ने अघोषित रूप से कह दिया है कि अगर टैंकर इधर से जाएंगे तो उन पर हमला हो सकता है। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका दोनों ईरान पर एक के बाद एक करके बड़ा से बड़ा हमला करके भी इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर ईरान घुटने क्यों नहीं टेक रहा है। आखिर ईरान जो है वहाँ की सरकार क्यों नहीं बदल रही है, वहाँ की सेना जो है सरेंडर क्यों नहीं कर रही है। और अगर आप इसकी गहराइयों में जाएं तो आप पाएंगे कि ईरान में जो सैनिक संरचना है वो ऐसी बन गई है कि अब किसी एक कमांडर के फैसले से युद्ध जो है वो नहीं रुक सकता है। ईरान में इस समय 33 स्वतंत्र इकाइयाँ हैं। ईरान में 33 प्रोविंस यानी प्रदेश हैं, और उन सभी इकाइयों के पास स्वतंत्र कमांडर है। और वो जो कमांडर हैं या वहाँ जो ब्रिगेड है उनके पास मिसाइल, ड्रोन और जो सारे आधुनिक हथियार हैं वो मौजूद हैं। और ये जो 31 के 31 कमांडर हैं वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ के सुप्रीम लीडर के अधीन आते हैं। अब जो सुप्रीम लीडर थे अली खामेनेई, उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाया गया है। अधिकार उन्हीं के पास है। खामेनेई आदेश देकर गए कि युद्ध करो, और मुज्तबा ने इस आदेश को अभी तक वापस नहीं लिया है, और इसलिए उनके जो 31 कमांडर हैं वो लड़ते रहेंगे। और स्थिति ये है कि ये जो 31 कमांडर हैं इनका जो फैसला होगा उसमें वहाँ ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, वो भी उनके फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
ये व्यवस्था जो है ईरान में 2007 में बनाई गई थी और उस समय वहाँ मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी थे, उन्होंने ये व्यवस्था बनाई और इसका मुख्य कारण था 2003 का इराक युद्ध। उस समय कोई 15 दिनों में जो नाटो की फ़ौज थी, अमेरिका के साथ और भी देश उसके साथ उनके फ़ौजी थे, उन्होंने ईरान को बर्बाद कर दिया था, कब्जे में ले लिया था। और उसका कारण ये था कि सारा कमांड जो है वो सद्दाम हुसैन, जो उस समय इराक के राष्ट्रपति थे, उनके पास था। उससे सबक लेकर के मोहम्मद अली जाफरी ने 2007 में एक नई रणनीति बनाई और उसमें उन्होंने कहा, मतलब वहाँ ये तय किया गया कि 31 के 31 कमांडर जो हैं स्वतंत्र होंगे और वो सिर्फ सुप्रीम लीडर की बात सुनेंगे और बाकी जो कमांडर हैं उनका भी नियंत्रण नहीं होगा। तो आखिर जो अमेरिका कह रहा है कि सरेंडर कर दे, तो कौन सरेंडर करेगा? जाहिर है कि 31 कमांडर वहाँ लड़ने के लिए तैयार हैं और इसलिए 1-2 को अगर रोक भी देता है, वो नहीं भी रहते हैं, तो भी ईरान जो है ये जंग लड़ता रहेगा। और ये जो नई व्यवस्था है, इस पर शायद अमेरिकी रणनीतिकारों ने ध्यान नहीं दिया था। ईरान में जो अभी पूरी राजनीतिक व्यवस्था है या सेना का संचालन है, उसको समझने के लिए आप वहाँ की व्यवस्था को पहले देख लीजिए। ईरान में सबसे ऊपर होता है सुप्रीम लीडर और उसके नीचे एक गार्जियन काउंसिल है। ये गार्जियन काउंसिल जो है सुप्रीम लीडर का चुनाव करता है और इनको सलाह मशवरा भी देता है। दूसरी तरफ से राष्ट्रपति आते हैं और उनके नीचे जो है वो पार्लियामेंट है और बाकी सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन जो वहाँ की सेना है और ये जो 31 कमांडर हैं, ये सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते हैं। अब जो अभी खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से जो अली खामेनी जो सुप्रीम लीडर थे, उनकी तो मृत्यु हो गई थी पहले ही दिन के बमबारी में और उसके बाद उनके बेटे को चुन लिया गया, लेकिन उनके बेटे कहाँ हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये भी कहा गया कि वो भी इस युद्ध में घायल हुए हैं और कहीं पर उनका इलाज चल रहा है, लेकिन वो कहाँ हैं? सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद भी वो कहीं दिखाई नहीं दिए, उनका कोई वीडियो भी नहीं आया है। तो इसलिए इस युद्ध को रोकेगा कौन सरेंडर करेगा? किसी के पास अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान के पास भी अधिकार नहीं है, ईरानी संसद के पास भी अधिकार नहीं है। तो जो सोच करके ट्रंप इस युद्ध में कूदे थे, वो तो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको लग रहा था कि जब बमबारी होगी तो ईरान में जो संसद है, जो राष्ट्रपति हैं या जो बाकी व्यवस्था है, वो चरमरा जाएगी और उसके बाद वो युद्ध को आसानी से जीत लेंगे। बल्कि उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि जैसे वेनेजुएला में अमेरिकी सेना अचानक घुसकर गई और वहाँ के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके अमेरिका ले आई, उसी तरह से होगा। और अब वेनेजुएला में एक तरह से अमेरिकी जो हैं वो वहाँ की व्यवस्था पर नियंत्रण कर रहे हैं। बहरहाल अब जब ईरान सरेंडर करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ट्रंप की चिंता ये है कि किसी तरह से युद्ध खत्म हो, एक सम्मानजनक रास्ता उनको इस युद्ध से निकलने के लिए चाहिए। और इसी क्रम में 9 मार्च को ट्रंप ने फ़ोन किया पुतिन को, और इसमें जो ट्रंप के हवाले से ही सोशल मीडिया पर और प्रेस में और जो कि बाकी मीडिया पे खबरें आई हैं, उसके हिसाब से पुतिन ने ईरान संघर्ष को जल्दी समाप्त करने के लिए रूसी प्रस्ताव साझा किया। मतलब उन्होंने बताया कि किस तरह से ईरान के संघर्ष को या युद्ध को ख़त्म किया जा सकता है। बाद में ट्रंप ने बयान दिया कि पुतिन जो है ईरान के मामले में अमेरिका की मदद करना चाहते हैं या ट्रंप की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने जो रूस का प्रस्ताव उनके सामने रखा वो क्या है। अब इसके साथ साथ उनकी जो बातचीत हुई उसमें यूक्रेन युद्ध का जिक्र भी आया। जाहिर है वो आना ही था। ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को जल्दी समाप्त करने में रुचि जताई, यानी एक तरह से सौदेबाजी हो रही है। ट्रंप कह रहे हैं कि आप ईरान से युद्ध रुकवा दो और हम बदले में यूक्रेन से युद्ध रुकवा देंगे। तो एक तरह की
सौदेबाजी इसको कह सकते हैं। अब इन सब के पीछे जो है कि एक तो वेनेजुएला में संकट आया, वो भी बहुत बड़ा तेल उत्पादक है, उसके कारण तेल और गैस की का संकट बढ़ रहा है। ईरान युद्ध के कारण बढ़ रहा है, ईरान में उत्पादन बंद है, और जो गल्फ़ के देश हैं वहाँ जो उत्पादन है उसका निर्यात पूरी तरह से नहीं हो रहा है। हॉर्मुज जलमार्ग जो है वहाँ से होकर पूरी दुनिया में जाने वाला करीब 20% तेल जाता है। अब एक तरफ तो ट्रंप ने रूस को तेल बेचने की छूट देने की शुरुआत की है, जैसे कि भारत को कहा गया कि 30 दिनों तक आप रूस से तेल खरीद सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये भी है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा या दुनिया के दूसरे देश खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है कि रूस की इकोनॉमी में जो समस्याएं हैं, जो संकट है, वो भी ख़त्म होगा और रूस जो है यूक्रेन के साथ ज़्यादा आक्रामक तरीके से युद्ध कर पाएगा। ये भी संकट उनके सामने आएगा, क्योंकि इस समय ये माना जाता है कि लंबे युद्ध के 2-3 सालों के युद्ध के कारण रूसी इकोनॉमी जो है बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अब पुतिन ने इजराइल में मध्यस्थता की पेशकश तो की और इसके चलते युद्ध जल्दी समाप्त हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि ये बहुत सकारात्मक है और इससे उनको उम्मीद जगी है। लेकिन जो आर्थिक प्रभाव है उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। ईरान युद्ध से तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं, बढ़ने की आशंका हो रही है। यानी जो कच्चे तेल की कीमत है वो तो बहुत बढ़ गई थी और अब आज जो है उसमें थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन कीमतें तो बढ़ रही हैं और इससे रूस की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होगा। यूक्रेन युद्ध को फंड करने में मदद और मिल जाएगी। ट्रंप रूसी तेल पर प्रतिबंध को ढीला करने पर विचार कर रहे हैं ताकि तेल की कीमतें कम हों, लेकिन इससे रूस को और मजबूती तो मिल ही जाएगी। अब ये बातचीत जो है ईरान युद्ध को राजनीतिक रूप से सुलझाने की दिशा में ये एक कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि रूस से बात करके और एक तरह से ट्रंप ने पहल की है कि ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध है उसको ख़त्म किया जाए ताकि ये आर्थिक संकट जो है वो ख़त्म हो सके। ये तो दुनिया भर में इस बात की चर्चा होती ही रही है कि रूस और चीन दोनों ही ईरान की मदद कर रहे हैं, बाकी देश हों या नहीं। तो दूसरी तरफ जो गल्फ़ के देश हैं जिनमें अमेरिका के ठिकाने हैं जहाँ से ईरान पर बमबारी हो रही है, बदले में ईरान बमबारी कर रहा है, वहाँ जो हथियार गिर रहे हैं, बम गिर रहे हैं या जो मिसाइलें जा रही हैं, उसके चलते कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। नागरिक क्षेत्रों में भी गिर रहा है, कुछ क्षेत्रों में जो मिसाइल और ड्रोन आसमान में नष्ट किए गए उनका मलबा गिरा और उससे भी नागरिक क्षेत्र में संकट आया था। बहरहाल ये बातचीत जो है अभी प्रारंभिक चरण में है और आगे की घटनाएं जो हैं युद्ध के भविष्य को निर्धारित करेंगी। लेकिन अब जो ट्रंप ने पहल की है उससे एक बात तो ये साफ हो ही गया है कि ट्रंप अब थके हुए लग रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि किसी न किसी तरह से इस युद्ध से बाहर निकलना चाहिए। दुनिया के लिए ये अच्छी खबर होगी और युद्ध रुक जाए तो जो संकट दिखाई दे रहा, अभी आपको पता ही है कि बांग्लादेश में डीजल का संकट हो गया था और भारत ने मदद की, तो दुनिया के और भी देशों में इस तरह के संकट की स्थिति आ सकती है जिनके पास लंबे समय तक तेल का भंडार रखने की क्षमता नहीं है। बहरहाल रूस और अमेरिका के बीच यानी राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच जो ये बातचीत हुई है जिससे युद्ध का अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है या हम कहें कि एक संकेत मिलता है कि युद्ध का अंत जल्दी हो सकता है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आइए और अपनी राय बेबाक ढंग से रख दीजिए ताकि हम भी समझें और हमारे जो पाठक हैं वो भी समझें कि इस विषय पर अलग अलग लोगों की क्या राय है। एक अनुरोध ये भी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे प्रोग्राम को लाइक करें और इसके साथ साथ सत्य हिंदी
का जो सदस्यता अभियान है उसका हिस्सा बनिए। सत्य हिंदी का ऐप जो है उसको डाउनलोड कीजिए। ये सब चीज़ें हमें मदद करती हैं और हम जो स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं उसमें आपका ये बहुत बड़ा सहयोग होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.